तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले एरोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में। तो एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं वो स्पेशली डिजाइंड होती है हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को इंक्रीज करने के लिए। तो गुरु लोग आज हम इस चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो, एरोबिक एक्सरसाइजेस। तो गुरु लोग, जो हमारी एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं स्पेशली डिजाइंड होती हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए, और ये हमारे फिटनेस लेवल को चेक करती है, हमारे एंड्योरेंस को चेक करती है और फिर उसे इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करती है। तो एरोबिक एक्सरसाइजेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा कि वो एक्चुअली में होती क्या है। जैसे कि जो सबसे पहली टर्म है वो है हमारी फिटनेस, कि फिजिकल फिटनेस किस चीज़ पे डिफाइन होती है। तो हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो डिफाइन होती है हम कितने अच्छे और कितनी आसानी से हम अपने डेली रूटीन लाइफ के वर्क कर सकते हैं, और अगर उसके अलावा उससे ज़्यादा भी हमें कोई काम बोला जाए तो वो भी हम बिना थके बड़ी आसानी से ही कर पाएँ। तो इसमें हमारे मेनली जो चीज़ें आती हैं कि हम कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं एक काम को करने के, या फिर कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं किसी काम करने के लिए। तो चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे दो लोग हैं, एक पर्सन 25 पुशअप्स करने में थक जाता है और दूसरा पर्सन 30 पुशअप्स करने के बाद भी नहीं थकता है। तो दोनों में से ज़्यादा फिट कौन सा होगा? जो 30 पुशअप्स करने के बाद भी नहीं थक रहा है। तो हमारी फिटनेस लेवल डिसाइड करती है कि हम किसी काम को करने में कितना एनर्जी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। फिर फिटनेस के बाद जो दूसरी टर्म आती है वो होती है हमारी VO2 मैक्स। ये जो टर्म है ये डिफाइन करती है कि कोई भी पर्सन जब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वर्क पे पहुंच गया है तब वो कितना ऑक्सीजन पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है। तो इसकी जो यूनिट है वो होती है हमारी ml/kg/मिनट। तो जो पर्सन ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है वो कम फिट होगा, और जो ज़्यादा कर रहा है वो ज़्यादा फिट होगा, क्योंकि कम ऑक्सीजन का मतलब है कि उसे कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए। तो हम उस पर्सन को ज़्यादा फिट कंसिडर करेंगे। और जो हमारा VO2 मैक्स है वो डिपेंड करता है कि हमारी ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी कितनी है, हमारा ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, उसमें कितना हीमोग्लोबिन है, हमारी कार्डियक स्टेबिलिटी कितनी है, हमारी कार्डियक फिटनेस कितनी है, और फिर उसके बाद कि हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो सेल्स हैं, वो ऑक्सीजन को कितने अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं ब्लड में से। क्योंकि अगर भले ही ब्लड कितना भी ऑक्सीजन ले जा रहा हो, पर अगर हमारे जो सेल्स हैं वो उसे हीमोग्लोबिन से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। फिर उसके बाद जो अगला टर्म आता है वो आता है हमारा एंड्योरेंस। और जो एंड्योरेंस है वो ये डिफाइन करता है कि आप किसी काम को कितनी ज़्यादा देर तक कर सकते हैं, कितने लंबे समय तक कर सकते हैं। तो फिर हमारे एंड्योरेंस में दो टाइप के एंड्योरेंस आते हैं, एक मस्कुलर और एक कार्डियोवास्कुलर। कितना ज़्यादा राइम करते हैं दोनों। तो जो मस्कुलर एंड्योरेंस होता है वो किसी भी स्पेसिफिक मसल पे टारगेट होता है कि कोई भी स्पेसिफिक मसल आपकी कितनी ज़्यादा देर तक वर्क कर सकती है बिना थके। और जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होती है वो होती है कि आपकी ओवरऑल बॉडी कितने लंबे समय तक काम कर सकती है बिना थके, जैसे कि वॉकिंग। फिर उसके बाद जो हमारी टर्म आती है वो है कंडीशनिंग। जो कंडीशनिंग टर्म है वो हम एक तरीके से अडेप्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, कि जो हमारी बॉडी है वो कंडीशन हो जाती है, वो यूज्ड टू हो जाती है उन चीज़ों की जो हम करते हैं। जैसे कि अगर हम रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को पता होगा कि ये पर्सन इस टाइम एक्सरसाइज करने वाला है, और वो उसके हिसाब से फिर रिएक्ट करेगी। जैसे कि अगर जो पर्सन रोज़ एक्सरसाइज कर रहा है, एथलेटिक है, एक्टिव है बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में, उसकी जो हार्ट रेट है वो कम होगी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, आसानी से वो फटीग को ओवरकम कर पाएगा, और उसकी मसल्स की हाइपरट्रॉफी होगी, क्योंकि उसकी मसल्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है तो वो और बेटर और अच्छे फाइबर्स प्रोड्यूस करेगी, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाए। और फिर उसके बाद हमारा जो टर्म है वो आता है डीकंडीशनिंग। तो डीकंडीशनिंग में क्या होता है कि जब हम प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट करते हैं तो जो हमने मसल बल गेन किया है, अपनी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ाई है, कार्डियक कैपेसिटी बढ़ाई है, वो सारी सब नीचे चली जाती है वापस बैक टू नॉर्मल, और हो सकता है कि वो पहले से भी ज़्यादा वर्स हो जाए। क्योंकि प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट से सेम चीज़ होती है, कंडीशनिंग होती है
कि जैसे कि हमने अपनी बॉडी को कंडीशन किया था कि हम रोज एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। डीकंडीशनिंग में होता है कि हम जब एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, बेड रेस्ट पे होते हैं, तो हमारी बॉडी को ये पता चलता है कि इसको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर बॉडी क्या करती है कि वो सब कुछ वापस बैक टू नॉर्मल कर देती है कि इसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब वापस ले लो इससे। तो गुरु लोग, अब हमने जान लिया है कि जो बेसिक टर्म्स होती हैं एरोबिक एक्सरसाइज को जानने के लिए वो क्या क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी एक्सपेंडिचर कैसे करती है, वो कैसे उसको स्पेंड करती है और कैसे प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, यानी कि जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है वो ब्रेक डाउन होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट, और फिर उसके बाद जो एडीपी है वापस से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, फॉस्फेट से ज्वाइन होने के लिए, और फिर उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फिर से एटीपी बना करके भेजता है, और फिर उसके बाद सेल्स उसको फिर से ब्रेक डाउन करके एडीपी बना देती हैं, और ये साइकिल लगातार चलता रहता है। तो एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 3 टाइप के प्रोसीजर्स हैं हमारी बॉडी में। उसमें से 2 एनारोबिक हैं, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं, और जो तीसरा है वो एरोबिक है, यानी कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो जो पहले 2 एनारोबिक मेथड हैं उनके नाम है केराटिनिन फॉस्फेट मेथड, और दूसरा होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड मेथड या फिर एनारोबिक मेथड। और फिर उसके बाद जो तीसरा मेथड है वो है हमारा एरोबिक। जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, विग्रस होती है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा केराटिनिन फॉस्फेट सिस्टम एक्टिवेट होता है। जो केराटिनिन फॉस्फेट सिस्टम होता है वो क्या करता है कि जो केराटिनिन फॉस्फेट है वो हमारी मसल्स में स्टोर्ड रहता है, वो हमारे एडीपी से एटीपी को प्रोड्यूस करता है, और ये यूजुअली 10 से 15 सेकंड तक के लिए ही काम कर पाता है, क्योंकि सिर्फ उतना ही केराटिनिन फॉस्फेट हमारी मसल्स में स्टोर होता है कि वो 10 से 15 सेकंड तक एटीपी प्रोड्यूस कर पाए। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये कम से कम 6 मिनट लेता है वापस से रिप्लेनिश करने में अपने आप को आफ्टर एक्सरसाइज, और जब 10 से 15 सेकंड के बाद इसके जो स्टोर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जो हमारी बॉडी है वो स्विच करती है लैक्टिक एसिड सिस्टम पे। तो जो लैक्टिक एसिड सिस्टम है वो भी एक टाइप का एनारोबिक मेथड है, पर उसमें सेम सबस्ट्रेट यूज होता है एज एरोबिक। बस फर्क इतना होता है कि अगर वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो तो वो एनारोबिक हो जाता है या फिर लैक्टिक एसिड सिस्टम हो जाता है, और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो तो एरोबिक सिस्टम हो जाता है। और जो ग्लाइकोजन है वो हमारी बॉडी में कई जगह पर स्टोर होता है। तो जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा के लिए, तो जो ग्लाइकोजन है वो आकर के ब्रेक डाउन होता है और फिर वो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो वो ट्रांसफॉर्म होता है पायरुविक एसिड में, और फिर उसके बाद अगर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के साथ में रिड्यूस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, उसके साथ एनर्जी बनाता है। वरना अगर वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एटीपी प्रोड्यूस करता है तो वो लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और फिर उसके बाद जो लैक्टिक एसिड है वो हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद में वो बहुत ही ज़्यादा फटीग कॉज करता है। और जो लैक्टिक एसिड है वो एटलीस्ट 60 मिनट्स लेता है आफ्टर एक्सरसाइज मसल्स में से रिमूव होने के लिए, और ये वाला जो सिस्टम है वो अप्रॉक्स 3 मिनट्स तक काम करता है, और फिर उसके बाद में ये वाला मेथड भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है और बॉडी जो है हमारी फटीग में चली जाती है। फिर 3 मिनट के बाद में हमारी जो बॉडी है वो एरोबिक सिस्टम का यूज़ करना स्टार्ट करती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो बॉडी है वो फिर ऑक्सीजन को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कंज्यूम करना स्टार्ट करती है, जिससे कि वो लैक्टिक एसिड को रिमूव कर पाए और जो ग्लाइकोजन है उसे ऑक्सीडेटिवली तोड़ पाए और उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। और जो हमारा एरोबिक सिस्टम है ये 10 से लेकर के 15 मिनट तक लास्ट कर सकता है। ये सबसे बेस्ट मेथड है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी बॉडी में। और एक मेथड है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस टाइम हमारी बॉडी किस तरीके के सिस्टम पे काम कर रही है। कि जैसे कि हम सिर्फ बैठे हुए हैं और एकदम से उठ करके बहुत ही ज़्यादा विग्रस वर्क स्टार्ट कर देते हैं तो वो एनारोबिक सिस्टम्स की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस देगी।
अगर हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं तो वो एरोबिक सिस्टम को ज़्यादा प्रेफरेंस देगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है। और जब हम बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक एक्सरसाइज करते रहते हैं कंटिन्यूसली, लगातार सालों तक, तो हमारी जो बॉडी है वो कंडीशन हो जाती है और वो कभी भी सबसे पहले हमारे एरोबिक सिस्टम्स को एक्टिवेट करती है, जिससे कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन कम हो जाता है और हमारी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी नहीं थकती है। इसके अलावा जो हमारी डेली की एक्टिविटीज़ हैं, लाइक चलना फिरना और बाकी छोटे मोटे काम, उन सभी में हमारे एरोबिक सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। पर अगर हम कोई एकदम से विगरस वर्क करने लग जाएं, लाइक रनिंग और स्प्रिंटिंग, तो फिर हमारा जो एनारोबिक सिस्टम है उसको एक्टिवेट होना पड़ता है। और जो एक नॉर्मल पर्सन है वो डेली कम से कम 1500 से 1800 किलो कैलोरीज बर्न करता है अपनी सिर्फ नॉर्मल डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ में। और जो हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो हम कैलकुलेट करते हैं ml/kg/मिनट के ऑक्सीजन कंजप्शन से, कि हमने 1 मिनट में कितने ml ऑक्सीजन ले ली पर kg बॉडी वेट। तो इसके अलावा फिर हमारी जो क्लासिफिकेशन है एक्टिविटीज़ का, वो है लाइट, मॉडरेट और हैवी एक्टिविटीज़ से है, कि अगर हम 4.9 या फिर उससे कम किलो कैलोरीज यूज़ कर रहे हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, तो वो लाइट एक्टिविटीज़ में। और इसके अलावा अगर हम किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए 5 से लेकर के 7.4 तक किलो कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो वो आती है फिर हमारे मॉडरेट वर्क में। और अगर उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो वो आती है फिर हमारे हैवी वर्क में। और ये जो किलो कैलोरीज बर्न हो रही है ये पर मिनट की है। तो अब हमें बेसिक पता है कि हमारी जो बॉडी है वो एरोबिक एक्सरसाइजेस के हिसाब से कैसे रिएक्ट करती है, कैसे एनर्जी एक्सपेंडिचर करती है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो कि एरोबिक एक्सरसाइजेस हमारी बॉडी में डालता है। तो सबसे पहली क्या चीज़ होती है, जब भी हम एरोबिक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो तेज़ पंप करने लगता है। तो उससे क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, हमारा ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारा जो एसए नोड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ काम करने लगता है, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो बढ़ जाता है, हमारा मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हार्ट में बढ़ती हैं। और फिर उससे क्या होता है कि जब हमारा हार्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ ब्लड पंप कर रहा है तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो फिर उससे क्या होता है, जो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ काम करने लग जाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है ब्लड की हीमोग्लोबिन से वो बढ़ जाती है। और फिर उसके अलावा हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, हमारा CO2 का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। और इसके बाद जो फिर हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं वो स्टिमुलेट करने लगते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कि हमें और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो फिर उससे हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम, एल्वियुलर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेट सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब हम एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं तो हमारी मसल्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहली बात क्या होती है, उस पर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन मंगाएगा, यूज़ करेगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद हमारी जो मसल की सेल्स हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएगा तो फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स हैं मसल के वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा विग्रेस और फास्ट एक्टिविटी करने की ज़रूरत है हमें, और ज़्यादा हैवी वर्क करने की ज़रूरत है। जो हमारी मसल्स हैं वो अपने साइज़ को बढ़ाती हैं, अपने सेल्स को बढ़ाती हैं, उसकी हाइपरट्रॉफी होने लगती है टाइम से। और फिर उसके बाद जो हमारी मसल है वो बल्की हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में होती है जब भी हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं। और फिर टाइम के बाद में हमारी बॉडी कंडीशन हो जाती है, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो कम ऑक्सीजन कंज्यूम करने लग। जब भी हम एरोबिक एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं, हमारी जो बॉडी है उसका हार्ट रेट ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी भी नॉर्मल रहती है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो कम ऑक्सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाती है। और
बस इसीलिए जो हमारे एथलीट्स हैं वो कम थकते हैं और फिर उनके बॉडी में और भी बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, जैसे कि BMR बढ़ जाता है, उनका बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है। तो उससे उन लोगों को गर्मी भी बहुत कम लगती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अंदर से ही बहुत ज़्यादा हाई है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ा ही हुआ है, तो इसीलिए उन्हें गर्मी भी कम लगती है। तो गुरु लोग, ये तो थे हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की क्या क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारी जो एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, कि जो हमारा प्रोग्रेशन है एरोबिक एक्सरसाइजेज में कि वो कितना फास्ट होगा और कितने अच्छे से होगा, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। उन सब में सबसे पहला आता है हमारी वर्किंग इंटेंसिटी, कि हम कितनी इंटेंसिटी पे एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ओवरलोड प्रिंसिपल, कि हम टाइम के साथ साथ जितना अपनी बॉडी को ओवरलोड करेंगे, जितना उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे, जितना वेट बढ़ाएंगे हम एक्सरसाइज का, जितनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, मसल ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी और हमारी एंड्योरेंस, फिटनेस सब कुछ उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है कि फ्रीक्वेंसी, आप हफ्ते में कितनी बार एरोबिक एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। कि एक आइडियल ग्रोथ के लिए हमें एरोबिक एक्सरसाइज को कम से कम भी तो हफ्ते में 2 से 3 बार परफॉर्म करना ही चाहिए एटलीस्ट। फिर उसके बाद जो हमारा है कि हमारा जो ड्यूरेशन है एक्सरसाइज का वो कितना है। तो एरोबिक एक्सरसाइज में ग्रोथ देखने के लिए हमें एटलीस्ट भी तो 30 से 40 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए एक गो में। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं कि हमारी जो एरोबिक एक्सरसाइज में ग्रोथ है वो कितनी अच्छी होगी। तो जब भी आप एरोबिक एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ओवरलोड करने की कोशिश करिए। आपने एक हफ्ते पहले जितना भी वेट उठाया है या फिर जितनी एक्सरसाइज की है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करिए इस टाइम पे। और फिर उसके बाद जितना हो सके ड्यूरेशन को 30 से 40 मिनट या फिर 1.5 घंटे के बीच में रखिए, कि 30 मिनट से 1.5 घंटे के बीच आपको एक्सरसाइज करनी ही है। तो जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो 30 मिनट कर सकते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप एक्सरसाइज का वक्त बढ़ा सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी वो स्टार्टिंग में आप 3 टाइम्स अ वीक रख सकते हैं, उसके बाद फिर आप 4 टाइम्स, 5 टाइम्स और 6 टाइम्स अ वीक भी कर सकते हैं। बट वीक में एक रेस्ट डे ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसे रिकवरी के लिए भी टाइम चाहिए होता है। और अगर आप प्रॉपर रिकवरी नहीं देंगे तो जो इफेक्ट्स हैं ग्रोथ के वो बहुत ही ज़्यादा कम आएंगे। और इसके अलावा प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर कूल डाउन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज प्रोग्राम के बारे में, कि हम जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो हमारे एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम में 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है वार्म अप स्टेज। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि ये जो स्टेज है ये सेटअप करता है एरोबिक एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए एक बेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस करते हैं, जिससे जो हमारी बॉडी है वो एरोबिक एक्सरसाइज के लिए सेटअप हो सके। और वो एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो कि आसानी से की जा सकती हैं बिना फटीग हुए और बिना हमारे एनर्जी स्टोर्स को कम किए। वरना अगर इसमें ही हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेंगे तो क्या होगा, जो हमारे एनर्जी स्टोर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और एरोबिक एक्सरसाइज के लिए कुछ भी बचेगा ही नहीं। तो इससे फ़ायदे क्या है, तो जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि जो हमारी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मतलब हमारी बॉडी जो है वो अडेप्ट करने लगती है अपने आप को कि हम अब एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है और हमारी जो बॉडी है उसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। जॉइंट जो हमारी मसल्स सोई हुई थी वो वापस से धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगती हैं। ग्रेजुअली हमारा वीनस रिटर्न बढ़ने लगता है, हीमोग्लोबिन कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारी मसल्स की हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को निकालने की पावर बढ़ती है। धीरे धीरे करके जो हमारी बॉडी है वो अपने आप को सेटअप करने लगती है। और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये हमारी जो मस्कुलोस्केलेटल इंजरी है उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर देती है। क्योंकि अगर हम एकदम से उठ करके एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी मसल्स को पता ही नहीं है कि हम अब एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो कभी कभी क्या होती है कि वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करती है और कॉन्ट्रैक्चर में चली जाती है और मसल
और इस तरीके से हमारी मसल की बहुत ज़्यादा हैवी इंजरी हो जाती है, जिसे ठीक होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसके अलावा जो इसके बेनिफिट्स हैं उसमें है कि हमारी जॉइंट लुब्रिकेशन है वो बढ़ जाता है, हमारी बॉडी रेडी हो जाती है एक्सरसाइज करने के लिए। फिर इसके बाद आता है हमारा एरोबिक एक्सरसाइज पीरियड, जिसमें कि हम वो मेन एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि हमें हेल्प करने वाली हैं हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और पावर को बढ़ाने के लिए। तो उसमें हमारे पास 3-4 तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला है इंटरवल ट्रेनिंग। तो इंटरवल ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज कराते हैं कुछ एक खास टाइम पीरियड के लिए, लेट इट बी 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, और फिर उसके बाद हम पर्सन को बोलते हैं कि आप थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। इस तरीके से हम इंटरवल दे दे करके काफ़ी लंबी एक्सरसाइज को प्रोग्राम करते हैं। जैसे 30 सेकेंड करवाया, 10 सेकेंड का रेस्ट दे दिया, फिर 30 सेकेंड कराया, फिर 10 सेकेंड का रेस्ट दे दिया, फिर 30 सेकेंड कराया, फिर 10 सेकेंड का रेस्ट दे दिया। इस तरीके से अगर हम 1 मिनट का करा रहे हैं तो हम 20 सेकेंड का रेस्ट दे देते हैं। तो इस तरीके से हम इंटरवल ट्रेनिंग को प्रोग्राम करते हैं। इससे हमारा जो VO2 मैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट होता है, वो इंक्रीज होता है बहुत अच्छे तरीके से। और फिर इसके बाद जो हमारा है वो है हमारा सर्किट ट्रेनिंग। तो इसमें हम कुछ एक्सरसाइजेस का एक सर्किट प्रोग्राम करते हैं कि ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक सर्किट प्रोग्राम किया जिसमें हमें 30 पुशअप्स, 30 स्क्वाट्स और 30 क्रंचेस करने हैं। और फिर उसके बाद जो पर्सन है ये करने के बाद थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करेगा, कि उसने 30 पुशअप्स किए, 30 स्क्वाट्स किए और 30 क्रंचेस किए। उसके बाद फिर वो 1 से लेकर के 1.5 मिनट या 2 मिनट रेस्ट करेगा। उसके बाद फिर से उस सर्किट प्रोग्राम को रिपीट करेगा। इस तरीके से वो सर्किट को 3 से 4 बार रिपीट करता है। फिर उसके बाद जो आती है वो आती है हमारी सर्किट इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सर्किट की एक्सरसाइजेज हैं उसके बीच बीच में भी छोटे छोटे गैप्स देते हैं, और सर्किट पूरा होने के बाद में एक लंबा गैप देते हैं। जैसे कि 30 पुशअप्स कर ली, 10 सेकेंड का रेस्ट, फिर 30 स्क्वाट्स कर ली, फिर 10 सेकेंड का रेस्ट, फिर 30 क्रंचेस कर ली, फिर उसके बाद पूरे 1 मिनट का रेस्ट, और फिर उसके बाद फिर से सेम सर्किट फिर से परफॉर्म करना है। और इसके अलावा फिर आते हैं हमारा कंटिन्यूस ट्रेनिंग, जिसमें रेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इस तरीके से हम एरोबिक एक्सरसाइजेस को प्रोग्राम करते हैं। तो फिर एरोबिक एक्सरसाइज के बाद में हमारा आता है कूल डाउन पीरियड। तो कूल डाउन पीरियड हमारे वार्म अप पीरियड की तरह ही होता है, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा लो इंटेंसिटी के एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करवाते हैं, जिससे कि जो हमारी बॉडी है वो फिर से एकदम से स्टॉप ना हो जाए। क्योंकि अगर हम वार्म अप और कूल डाउन नहीं करेंगे तो यूजुअली हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। जो हमारी बॉडी है उसे कुछ भी पता नहीं होता है, और हमारे जो हार्ट है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा या तो ब्लड पंप करना स्टार्ट करता है या फिर ब्लड पंप करना रोक देता है। तो इस तरीके से हमें वार्म अप और कूल डाउन की ज़रूरत होती है। और कूल डाउन का ये सबसे बड़ा फायदा है कि वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन को टाइम से एक फ्लो में ख़त्म कर देता है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जो लैक्टिक एसिड जो हमारे बॉडी में जमा होने लगता है, तो जब कूल डाउन होता है तो हमारी जो बॉडी है उसको धीरे 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 सर्कुलेशन से निकाल देती है। वरना अगर हम एकदम से एक्सरसाइज को रोक देंगे तो क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड है वो वहीं पे पड़ा रह जाएगा, क्योंकि जो सर्कुलेशन है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा जल्दी से स्लो हो जाएगी। तो इसीलिए ये तीनों स्टेज ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वरना क्योंकि अगर हम एक भी मिस करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस ठीक से नहीं होगी, ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, और उसके ऊपर से इंजरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो लोग आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए जाकर के लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो वो कमेंट्स में जाकर के बता सकते। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी वो जाकर के आप कमेंट्स में बता देना। और मैंने हाइड्रोथेरेपी भी एक वीडियो बना रखी है, वो यहाँ पे फ्लैश हो जाएगी। अगर आप लोगों को देखनी है जाकर देख सकते हो। और इसके अलावा फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, चैनल पे जाकर चेकआउट कर लो। अगर आप लोगों को पसंद आती है जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि नई वीडियो हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक सुबह 11 बजे आ जाती है, ताकि आप उन्हें भी मिस ना करो। और इसके अलावा मिलते हैं अगले वीडियो में।